अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बाला मुबारक अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बालम। आज के लेक्चर में हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी रिमेनिंग है वो पढ़ेंगे। टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पिछली लेक्चर में मैंने जो है वो मास, लेंथ और टाइम डिस्कस कर दिया है। इस लेक्चर में मैं दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बयान करूंगा और इंशाल्लाह बकाया जो दो रहती हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करवा दूंगा। तो टेम्परेचर की आप डेफिनेशन पढ़ लें। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज अ टेम्परेचर। हॉटनेस की डिग्री बॉडी की या कोल्डनेस की जो डिग्री होती है उसको टेम्परेचर उस बॉडी का कहा जाता है। अगर किसी भी बॉडी की हॉटनेस की डिग्री ज्यादा होगी तो कहेंगे उसका टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा है, और अगर किसी भी बॉडी की कोल्डनेस की डिग्री ज्यादा होगी तो कहेंगे उस बॉडी का टेम्परेचर कम है, मतलब वो बॉडी ठंडी है। अगर गर्म होगी तो कहेंगे उसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो गर्म बॉडी होगी। Definition number 2 पढ़ लें। The measure of internal energy of a system or a body represents the temperature of that body or that system. इंटरनल एनर्जी की जो मेजरमेंट होती है किसी भी बॉडी की या किसी सिस्टम की, वो उस बॉडी या उस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो शो करती है। अब अगर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इंटरनल एनर्जी को टोटल एनर्जी भी कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आप देख लें। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का जो सम होता है किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, या किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जो कि उस बॉडी का टेम्परेचर को क्या करती है? जाहिर करती है। अब इधर मैंने लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², और हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है mgh। अब काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में जो m है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी के, और v जो है वो वेलोसिटी को शो कर रही है उस बॉडी की। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में जो m है वो मास ऑफ द बॉडी है, मास को शो रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। g जो है वो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, और h जो है वो हाइट है, क्योंकि हम जब एक्सेस पे चलते हैं तो उधर हमारा लेंथ कवर होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो जो है वो हाइट कवर होता है, और g जो है वो क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, इनका फार्मूला ये आ गया। काइनेटिक और पोटेंशियल बेसिकली मैं इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेकिन आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है बॉडी में जो ड्यू टू मोशन आती है बॉडी में, और पोटेंशियल एनर्जी वो है जो बॉडी में आए लेकिन उसकी स्टेट हम चेंज करें। सपोज करो कि ये मार्कर है, इस मार्कर की हम ऊपर लेके जा रहे हैं, इसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। जिस फील्ड में है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में अभी पड़ी है बॉडी, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन मैं इसको उसकी अपोजिशन में ऊपर लेके जा रहा हूं, इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक, अब इसका जो यूनिट होगा किसका, सॉरी, इसका स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर जो है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है? बेसिक वेक्टर या स्केलर, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। अब केल्विन को हम डिफाइन करेंगे कि केल्विन किसको कहते हैं? 1 केल्विन। डिफाइन 1 केल्विन। अब 1 केल्विन को हम डिफाइन करेंगे। The temperature equivalent to 1/273.16 of thermodynamics triple point of water is 1 Kelvin। मतलब ये टेम्परेचर हो जब वाटर की तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करें, तो उस टाइम इतनी जो वैल्यू है 273.16, इसका जो एक हिस्सा होगा वो 1 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, अब ट्रिपल पॉइंट्स को आप समझेंगे। ट्रिपल पॉइंट किसको कहा जाता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। द टेम्परेचर एट विच वाटर एग्जिस्ट इन इट्स 3 स्टेट्स, ऐसा टेम्परेचर जिसमें वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करे, मतलब उसमें लिक्विड भी हो, गैस भी हो और सॉल्ट भी हो, तो उसको ट्रिपल पॉइंट, उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाएगा। और उधर जो टेम्परेचर होगा वो इतना होगा, इस जो नीचे वाली वैल्यू है इसका एक हिस्सा जो होगा वो 1 केल्विन कहलाएगा। अब हमारा जो कंसेप्ट होता है, हम जो मतलब सोचते हैं कि अगर एक स्टेट है तो दूसरी स्टेट नहीं है, मतलब अगर सॉल्ट होगी तो गैस नहीं होगा, गैस होगा तो कोई और, मतलब तीनों स्टेट्स में एक स्टेट होगी, दूसरी स्टेट्स में मतलब उसमें से एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को और प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज करके। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि H2O की इधर हम बात कर रहे हैं, H2O वाटर की, तो जब बर्फ बनाते हैं पानी से तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 सेंटीग्रेड होता है। 0 सेंटीग्रेड जो कि
केल्विन के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम टेम्परेचर देखो बर्फ का इतना है, लेकिन हम कुछ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कितना 0.01 सेंटीग्रेड करेंगे, जो कि 273.16 केल्विन के बराबर हो जाएगा। टेम्परेचर हमने क्या किया, बर्फ का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया है। सेम तरीके से प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है नॉर्मल, वो है 760 मिलीमीटर मरकरी। आज जो पास्कल में करेंगे तो 1,13,025 पास्कल है। लेकिन हमने प्रेशर को देखें कितना डिक्रीज किया है, 760 से 760 नॉर्मल होता है, इससे हमने कितना किया है 4.58 मिलीमीटर मरकरी किया है। और इसमें ये वैल्यू जो है ना, मतलब 4.58 मिलीमीटर मरकरी, ये पास्कल के इतने वैल्यू के बराबर है। तो इतना हमने क्या किया, जो प्रेशर हमारा हमने डिक्रीज किया। तो यहाँ ये वो कंडीशन है जिधर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बर्फ का जो टेम्परेचर है, मतलब आइस है, उसका जो टेम्परेचर होता है 0 सेंटीग्रेड होता है, हमने उसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया और इतना प्रेशर जो है वो हमने डिक्रीज किया। तो तीनों स्टेट्स जो वाटर की हैं वो आपको उसमें मिल जाएगी। उसके बाद हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की आप डेफिनेशन पढ़ लें, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्जेस कह सकते हैं होती है, उनका जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से शो किया जाता है। डेफिनेशन नंबर 2 पढ़ लें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो चार्जेस हैं कितने टाइम में कितनी फ्लो कर रही हैं, वो भी करंट को शो करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला है वो आई से क्यू के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इधर क्यू जो है वो चार्ज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम कितना है वो किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, एम्पियर है। लेकिन इसका इधर से भी एक यूनिट जो है वो आ सकता है। जैसे कि हमें पता है कि चार्ज का यूनिट है कूलम और टाइम का है सेकंड, तो इसका दूसरा यूनिट कूलम अपॉन सेकंड भी हो सकता है। और जो ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है ये बेसिकली डिराइव्ड फार्मूला है। इसकी जो बेसिक रिलेशन है, बेसिक फार्मूला जो है वो ये है, Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। मतलब ये टाइम इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो आई के साथ इसने मल्टीप्लाई किया। तो करंट और टाइम की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमें एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देती है, जिसको हम चार्ज कहते हैं। क्योंकि इधर आप ऐसा ना सोचिएगा कि टाइम को क्यू मतलब चार्ज को और टाइम को हमने डिवाइड किया है तो हमें करंट मिला है, जो कि करंट एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन करंट हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये ड्राइव्ड फार्मूला है। बेसिक फार्मूला आपका ये है, इधर देखें आप, करंट और टाइम को आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिली है। चार्ज जो है कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। सेम तरीके से हम अब एम्पियर जो है वो डिस्कस करेंगे। 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ लें, द करंट व्हिच काजेस द फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। करंट जो है वो सबब बने इतने फोर्स का पर मीटर वायर में। When it flows in 2 parallel wires, जब इतना करंट जो है फ्लो करे 2 पैरेलल वायर्स में ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल एरिया। और वो जो वायर्स हमारी होगी, कंडक्टर जो होगा उनकी लेंथ जो होगी वो इनफाइनाइट होगी और उसका जो एरिया होगा वो नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इज 1 एम्पियर। और वो जो वायर्स रखी गई होगी उनके बीच में जो मुफासला होगा वो 1 मीटर का होगा, ठीक है। अब इसको जरा समझेंगे। सपोज करो कि हमारे पास एक ये वायर है और एक ये वायर है। इस वायर का नाम ए रखते हैं, इसका बी रखते हैं, ठीक है। इसमें भी करंट फ्लो करेगा जिसका नाम I1 रखते हैं और इसमें भी करंट फ्लो करेगा जिसका नाम I2 रखते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो ये मुफासला है ये कितने है, 1 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो जब ये करंट इनमें फ्लो करेगा और कितना फोर्स इनके बीच में प्रोड्यूस होगा, इतना फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो इधर जो करंट फ्लो करेगा ना दोनों वायर्स में, वो एग्जैक्टली कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, ठीक है। अब इधर एक सवाल आता है, जो ये फोर्स इनके बीच में बनेगा इतना, ये कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जब करंट आपका सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, करंट अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, करंट अपवर्ड जैसे जा रहा है तो इधर एक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि करंट अपवर्ड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस वायर में भी एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर करंट अपवर्ड जा रहा है। तो अगर
दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अगर अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन होगी तो इनके बीच जो आपका फोर्स बनेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और सेम तरीके से अगर एक वायर में अपवर्ड जा रहा है और दूसरे में डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसमें अपवर्ड वाली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जो डाउनवर्ड करंट है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कौन सी होगी, जो है वो क्लॉकवाइज होगी। तो इनके बीच में जो हमारा फोर्स बनेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो होती है एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है, मतलब सेम चार्जेस जो होती है एक दूसरे को रिपेल करती है। लेकिन इधर जो प्रोसेस है इनका रिवर्स है, इधर करंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा दोनों वायर्स के, तो जो इधर फोर्स होगी वो कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो वो रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने टेम्परेचर, उसका यूनिट, और इलेक्ट्रिक करंट और उसका यूनिट पढ़ा। आने वाली वीडियो में बकाया जो दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज रहती है वो डिस्कस करूंगा।